Democracy, a form of government that most would agree is a better alternative than other forms of government. अगर आप लोगों से पूछो कि उनको डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों लगता है, सो दे वुड टेल यू दैट इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रमोट्स क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. यही सब की एक्सपेक्टेशंस होती हैं डेमोक्रेसीज के अंदर, है ना. When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as monarchy या military rule हो गया या religious rule हो गया, theology होगी, monarchy होगी. वो सब तो चाहिए नहीं ना हमको, क्योंकि हमको पता है उनके dangers कितने होते हैं. So democracy is universally या ज़्यादातर लोगों के द्वारा accept करी जाती है कि हाँ ये वो जो भी alternatives हैं उन सबसे better है हमारे पास. बट अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें कि डेमोक्रेसी को विदाउट एनी कंपैरिजन टू अदर मॉडल्स वैसे हम एनालाइज करें, सो नॉट एवरीबडी वुड बी सेटिस्फाइड विद दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि मेजॉरिटेरियनिज्म हो जाता है ना डेमोक्रेसी में एक, कि बस जो ज़्यादा लोग बोल रहे हैं वो अग्रीड अपॉन डिसीजन हो जाता है. इट डजंट मैटर कि वो सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है. या फिर इन प्रैक्टिस डेमोक्रेसी, अगर हम ध्यान से एक सवाल पूछें कि क्या डेमोक्रेसी सबको रिप्रेजेंट कर पा रहा है, हर किसी की बात सुन पाती है डेमोक्रेसी, सो द आंसर वुड बी नो, ऑब्वियसली नो. हर किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती. जो पावरफुल होंगे या फिर जिनकी न्यूमेरिक स्ट्रेंथ होगी, एक होता ना कि हु विल बी लाउडर, उसको ज़्यादा एक प्रेफरेंस मिल जाएगी डेमोक्रेसी में. बट जो क्लेम करा जाता है ना कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर एवरीबडी, दैट इज़ नॉट ट्रू इन प्रैक्टिस, दैट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन प्रैक्टिस. So, do we prefer democracy only for moral reasons, or are there other prudential reasons to support democracy as well? Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. हर कोई claim करता है कि हम democracy को, इस government model को चला रहे हैं. They have formed फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, हर किसी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं, अपने इलेक्शंस करवाते हैं, हर किसी की अपनी पार्टीज़ हैं, पार्टी सिस्टम्स हैं, और गारंटी करते हैं कि हम सिटीजन्स को अपने राइट्स प्रोवाइड करेंगे. बट व्हेन वी केयरफुली एनालाइज वी सी कि देर इज़ अ ग्रेट वेराइटी अमंग ऑल दीज कंट्रीज़ की. हर बोल तो रहा है कि हाँ हम सबके पास डेमोक्रेसीज है, बट उनकी डेमोक्रेसीज में आप देखो कितने ज़्यादा डिफरेंसेस है. सम डेमोक्रेसीज आर वे मोर इगैलिटेरियन दैन दी अदर्स. कुछ तो पेपर पे डेमोक्रेसीज हैं, कुछ भी वहाँ पे फ्रीडम नहीं है. Therefore, the conclusion is that what may or may not be achieved under each of these democracies will be very different. बट ये पता होने के बावजूद भी वी आर डीपली फैसिनेटेड बाय एंड इंटरेस्टेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. हम अजीब सी पोजीशंस होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं कि डेमोक्रेसी आ जाएगी तो हमारी सारी सोशो इकोनॉमिक कल्चरल प्रॉब्लम्स दूर चली जाएंगी, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज डेमोक्रेसी इज सच अ वंडरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और जब ऐसा नहीं होता है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. हम इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि डेमोक्रेसी तो होनी ही नहीं चाहिए एंड वी शुड गो फ्रॉम फॉर सम अथॉरिटेरियन रिजीम और समथिंग. तो अगर हमको इस थिंकिंग में नहीं पढ़ना है जिसमें हम आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को ही ब्लेम करने लग जाए और कोई टोटलिटेरियन रिजीम की तरफ अट्रैक्टेड होने लग जाए, अगर हमको इस पाथ पे नहीं जाना, सो वी शुड स्टार्ट विद थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे पहले उसमें वी शुड रिकग्नाइज कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है. जस्ट लाइक मोनार्की, जस्ट लाइक मिलिट्री रूल, वो भी डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है. वो कोई जादू नहीं है कि डेमोक्रेसी आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ठीक है. करना आपको खुद ही पड़ेगा एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नहीं हो तो वो डेमोक्रेसी होने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपकी कंट्री की कंडीशन बेकार ही होगी. सो लेट्स एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड लेट्स लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी. अब किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे जो कि उसको डेमोक्रेसी टैग के लिए क्वालिफाई करते हैं. सो देयर विल बी सम बेसिक थिंग्स जो कि होनी चाहिए, दैट विल बी फंडामेंटल टू अ डेमोक्रेसी. उसके बेसिस पे वो डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी. सो वन ऑफ दोज थिंग्स इज दैट द पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. उनको वो डिसीजंस अफेक्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं सिटीजन्स को तो अफेक्ट कर रहे हैं, सो उनका पार्टिसिपेशन तो होना बनता है. देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स. अब ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है. ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स है कि अगर डेमोक्रेसी आप बना रहे हो, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हो, सो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो अकाउंटेबल होनी चाहिए अपने सिटीजन्स के प्रति, कि अगर कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं वो तो अपने सिटीजन्स को समझाएं, बताएं, एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा रेडी रहें कि हमने डिसीजन क्यों लिया. ऐसा ना हो कि अपने पब्लिक को कैसे भी दबा के उन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी कर दिया, फिर वो डेमोक्रेटिक नहीं होगी ना, फिर वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी. और रिस्पॉन्सिव हो, उनकी जो भी नीड्स वगैरह उसके लिए रिस्पॉन्सिव हो और एक्सपेक्टेशंस जो हैं सिटीजन्स की उनके ऊपर खड़ी उतरे. So before we go into this question, we face another question, another common question. Is the democratic process efficient? क्या डेमोक्रेसी वाला जो सिस्टम है ये एफिशिएंट होता है कि नहीं, या इफेक्टिव है कि नहीं. अब कुछ लोगों का मानना है कि ये लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट्स प्रोड्यूस करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम कंपेयर टू अथॉरिटेरियन रिजीम्स जैसे मोनार्की होगी या कम्युनिज्म टाइप, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अच्छा चाइना वाला सिस्टम करके देखो उसमें काम जल्दी होता है. सो लेट्स डिस्कस दिस.
अब दिस इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनमें आपको कई सारी चीज़ों के लिए बॉदर नहीं होना पड़ता, जैसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी या फिर डेलिब्रेशन का प्रोसेस हो गया। डेलिब्रेशन बाय द वे यहाँ पे टर्म बार बार यूज़ हो रही है, सो इट मीन्स केयरफुल डिस्कशन, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में तो डेलिब्रेशन मतलब केयरफुली किसी भी चीज़ को डिस्कस करना। सो पार्लियामेंट में अगर डेलिब्रेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ढंग से पूरे प्रोसेस को फॉलो करके कोई किसी चीज़ को लॉ बना रहे हैं। अगर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप में आपको उस चीज़ में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इन सब चीज़ों में आपको जो मन में आए वो करो, जाओ अपने हिसाब से, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ना रहेगी। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है। सो अगर ये सारी चीज़ें, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हम देखते हैं लोग झगड़ते रहते हैं हमेशा, और फिर ये कमिटीज़ वगैरह के पास जाते हैं ड्राफ्ट्स की, उनमें फिक्स करना चीज़ की लॉ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, रिकमेंडेशन होते हैं। इतना लंबा जो प्रोसेस है, अब ठीक है इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस और इसकी कई सारे फ्लॉज होंगे, बट डज इट मेक द गवर्नमेंट इनफेक्टिव या इनएफिशिएंट? मतलब जस्ट बिकॉज स्लो है बट पब्लिक पार्टिसिपेशन तो हो रहा है ना, एटलीस्ट आपको दिख तो रहा है क्या हो रहा है। इसके ऑल्टरनेटिव केस में तो कोई मोनार्क अपने हिसाब से कुछ भी करी जाएगा, किम जोंग उन जैसे हो गया नॉर्थ कोरिया का, उसके मन में जो आई जा रहा है कर रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो वो क्या बेटर हो गया डेमोक्रेटिक सिस्टम से? अच्छा, कॉस्ट वाइज अगर देखें तो लेट्स इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजंस वेरी फास्ट, उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल, ठीक है, जो कि बाद में उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे उस गवर्नमेंट के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट एक ऐसी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे चलती है, अपनी पब्लिक को साथ लेके चलती है। बहुत इरिटेशन होती है कि यार ये लोग कोई डिसीजन तो ले ही नहीं रहे हैं, बट एटलीस्ट आपको सब कुछ पता तो चल रहा है, ठीक है, एज एज पब्लिक एज सिटीजन आपको दिख तो रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। सो जो भी प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करे जा रहे हैं, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक एंड मोर इफेक्टिव। अब क्योंकि वो सब फॉलो हुआ, ठीक है, स्लो है और कई सारे लोगों को कंप्लेंट्स होंगी कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा, बट एटलीस्ट एक्सेप्टेबल तो होंगे वो डिसीजंस, और या फिर इन टच तो होगी पब्लिक अपने की गवर्नमेंट क्या कर रही है उस केस में। तो वो गवर्नमेंट की जो एक्सेप्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू दैट गवर्नमेंट जो कि जल्दी जल्दी डिसीजन लेने में फोकस्ड है और अपनी पब्लिक को साथ लेके चल ही नहीं रही है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। अगर इस ये प्राइस पे करना पड़ रहा है आपको, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ये प्राइस पे कर सकता है, एटलीस्ट आपको ट्रांसपेरेंसी तो मिल रही है। तो ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, दैट्स द कीवर्ड। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ना, थैला हो गया या कुछ भी सी थ्रू मटेरियल, आप उसको देख सकते हो दूसरी साइड क्या पे है। तो ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की वो जो वॉल है उसके बियॉन्ड उस साइड पे क्या हो रहा है वो आपको दिख रहा है। तो एज सिटीजन्स यू हैव द राइट टू फाइंड आउट क्या कैसे कोई भी डिसीजन लिया गया या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो सब आपको आपका राइट है वो। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। दिस फैक्टर इज ऑफ्टन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है, कि क्या चल रहा है, वो आप क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, कई बार तो मार दिए जाते हो, है ना। तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का फीचर है। देयरफॉर अगर हम एक डेमोक्रेसी के आउटकम्स या उसके बेसिक आउटकम्स, उसके बेसिक फीचर्स के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वन ऑफ दोज फीचर्स वुड बी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ढंग की डेमोक्रेसी से कि देयर शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो फॉलो करा जा रहा है, प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करे जा रहे हैं, और ना सिर्फ वो फॉलो करे जा रहे हैं बल्कि वो जो और लॉज क्रिएट कर रहे हैं या मैकेनिज्म्स क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट, वो ऐसे क्रिएट कर रही है जो कि इस चीज़ को इनकरेज करे। सो पहले से तो फॉलो हो ही रहा है, बट और मैकेनिज्म्स वो क्रिएट कर रही हैं जिससे पब्लिक इन टच रह सके, कैसे अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सके, कैसे अपनी गवर्नमेंट को अंडर चेक रख सके। सो वो पहले तो उसने कर ही रखा है ये चीज़, बट और जो साथ साथ में न्यू चीज़ें डेवलप कर रही हैं उनमें भी ये चीज़ को एनकरेज करा जा रहा है। सो यू कैन expect that from a good democracy, this basic outcome. Now, if we wanted to measure democracies on the basis of this basic expected outcome, we would look for the following practices and institutions. एक अच्छी democracy को कैसे पहचाना जाए तो वो हम इन चीज़ों को देखेंगे, ढूंढेंगे। So those would be regular, free and fair elections, ठीक है, elections regularly held होने चाहिए और they should be unbiased, fair होने चाहिए। Open public debate on major policies, तो लॉज हो गए या मेजर पॉलिसीज होगी उन पे खुले में डिस्कशन होना चाहिए कि कितना सही है कितना गलत है, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होने चाहिए, ठीक है, एक अच्छी डेमोक्रेसी में। एंड लेजिस्लेशंस, सिटीजन्स राइट्स टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, ठीक है, कि यही अभी जो पहले डिस्कस करा था कि एक सिटीजन को एक्सेस होनी चाहिए कि अपनी पब्लिक अपनी गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटेबल हेल्ड करा जाए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो भी उसको चाहिए, वो छुपाना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए।
Now, this was the ideal situation कि कैसा होना चाहिए democracies को on paper. But if we look at practical reality of democracies, the actual performance of democracies, they show a mixed record on this thing. So democracies have had greater success in setting up regular and free elections. ठीक है, regular और free elections तो दिखाई देते हैं, इसमें decent success आई हुई है. और सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, ये भी फेयरली जितनी भी मेन या बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं उनमें आपको दिख ही जाएगा. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. अब यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाता है कि इवन जो बड़ी डेमोक्रेसीज है उनको भी इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करा जाता है कि या फिर वो भी इस चीज़ को पूरी तरह फिक्स नहीं कर पाए हैं, और बाकी की डेमोक्रेसीज तो छोड़ो, मतलब सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज भी नहीं कर पाई हैं, तो बाकी की जो सेमी वर्किंग या पूरी तरह डेमोक्रेटिक कंट्रीज है भी नहीं, वहाँ तो क्या ही होना ये चीज़. तो वहाँ पे अनबायस्ड तरीके से इलेक्शंस को हेल्ड कराना ये हो नहीं पाया. ठीक है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज भी ये फ्लॉ है. और एक फेयर चांस देना टू एवरीबडी इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट. इसका मतलब है कि हर डिसीजन पब्लिक डिबेट में ओपनली नहीं रखा जाता, उनको नहीं बताया जा रहा, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है. अपने हिसाब से गवर्नमेंट्स कुछ भी कर रही हैं, वो जो होना चाहिए था कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो पूरी तरह नहीं हो रहा है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. अब यही आ गया हमारा उसी का एक्सटेंशन है पॉइंट कि पब्लिक डिबेट के लिए तो क्या ही ओपन होगा, इन्फॉर्मेशन भी फुली अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम आ कहाँ से रहा है? जो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल था ट्रांसपेरेंसी का, वो तो अप्लाई कर नहीं पा रहे आप. तो इन सब फ्लॉज के साथ आप कैसे डिफेंड करोगे डेमोक्रेसी को? जो आपके फंडामेंटल चीज़ें हैं, क्राइटेरिया, वो तो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा. बस एक ही गाना गा रहे थे तो हमेशा कि अच्छा मोनार्की से तो बेटर है, या अथॉरिटेरियनिज्म से बेटर है, टोटलिटेरियनिज्म से बेटर है. अरे हाँ भाई बेटर है, बट इतना लो स्टैंडर्ड क्यों है आपका इसको चूज़ करने के लिए? वाई आर यू नॉट प्रायोरिटाइजिंग ये दूसरी चीज़ें कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन और ढंग से होना चाहिए? More important standards are not being considered to qualify a system of governance as democracy. कि आप हर सिस्टम को एवं ही डेमोक्रेसी बोले जा रहे हो, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी? अगर हर किसी चीज़ को डेमोक्रेसी बोल रहे हो, फिर इस सिस्टम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी. आपके स्टैंडर्ड्स थोड़े तो हाई होने चाहिए ना, कि अच्छा डेमोक्रेसी अगर कोई सिस्टम को कहलाना है, उसको डेमोक्रेसी बोलना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसको कुछ तो ज़्यादा क्वालिफाई करना चाहिए. ये थोड़ी ना कि बस मोनार्की नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, तो बस डेमोक्रेसी हो गया, बस बन गई. ऐसे नहीं बनती डेमोक्रेसी. और इसी में हम दो और क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं एक डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई कराने के लिए या मेजर करने के लिए. सो द फर्स्ट वन वुड बी एन अटेंटिव गवर्नमेंट अटेंटिव टू द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ इट्स पीपल, एंड अ गवर्नमेंट दैट इज़ फ्री ऑफ करप्शन. तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि अपने लोगों की डिमांड्स के प्रति काफ़ी डिमांड्स और उनकी नीड्स, उनको क्या चाहिए उसके प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो, कि उन्हें है ना, किस ध्यान में रखे कि पब्लिक को चाहिए क्या. और दूसरा करप्शन से फ्री हो. सो व्हाट वी सी इज़ कि ज़्यादातर डेमोक्रेसीज इन दो मेजर्स में फेल ही हुई हैं. इवन द सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज, ज़्यादातर लोगों की जो उनकी मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, दे देयर नीड्स आर इग्नोर्ड. और करप्शन तो हमें दिखता ही है, हर जगह दिखता है. ढंग की डेमोक्रेसीज में भी वहाँ पे अच्छा खासा करप्शन दिख जाएगा हमें, और हमारे जैसी बेकार डेमोक्रेसीज में तो ज़्यादा है ही करप्शन. एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल. अब इस आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं इसको, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं वहाँ पे करप्शन कम होगा, या फिर वहाँ पे जो उनकी पीपल की जो नीड्स हैं उनको, उनके प्रति ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाई जा रही है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सो इसको कोई रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टनली बेटर दैन इट्स ऑल्टरनेटिव्स, एंड दैट इज़ लेजिटिमेसी. तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को लोगों का फुल सपोर्ट मिलता है. सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो ठीक है ना यार, इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, या रिस्पॉन्सिव ना हो, या क्लीन भी नहीं है, करप्ट हो काफ़ी, बट है तो अपने लोगों की खुद की गवर्नमेंट ना. इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट उन लोगों का सपोर्ट तो है इस टाइप के गवर्नेंस सिस्टम के लिए. ऑल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में भी लोगों का पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन होता है, वो जो स्टेट कहता है उनसे वो करते हैं अपने देश के लिए, बट उनमें इट डजंट नेसेसरली मीन कि सपोर्ट आ रहा है उनको. सपोज डिक्टेटरशिप है या वैसा कुछ है, उसमें लोगों का सपोर्ट थोड़ी ना होगा. अगर खुद के विल से उनसे पूछा जाए तो वो तो उनको करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, उनकी सिचुएशन है. बट डेमोक्रेसीज के लिए लोगों का फुल सपोर्ट होता है हमेशा. ठीक है, उनका प्योर हार्ट से सपोर्ट निकलता है डेमोक्रेसीज के लिए. एंड दैट्स वाई देर इज सच फैसिनेशन विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, या जो रोमांटिसाइजेशन होता है डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट का ग्लोबली हर जगह होता है ना, कि डेमोक्रेसी आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो इसीलिए होता है कि बिकॉज पीपल आर फुली इन सपोर्ट एंड इन लव विद दिस आइडिया. अब वो प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी चले ना चले, फ्लॉप हो जाती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट सपोर्ट तो फुल मिलता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लोग हों. वो भी जो डेमोक्रेसी का आइडिया है उसको बड़े अच्छे से पेडिस्टलाइज करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए.
पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। तो वो उनका यार अपनी चॉइस है ना कि हाँ ये हम बंदे हमारे सेलेक्टेड फ्यू इंडिविजुअल्स होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हमको और हम इनको इलेक्ट करेंगे, तो क्यों ना ये सिस्टम अपनाया जाए। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री। तो द अबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इट सेल्फ एन आउटकम दैट कैनॉट बी इग्नोर्ड। तो ये जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है ना, वो खुद ही का सपोर्ट अपने आप जनरेट कर देती है, एक्सटर्नल उसको इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों से ये अपने आप ऑर्गेनिकली आता है उसमें। और वो जो ये जो फिनोमिना है ना कि ऑर्गेनिक सपोर्ट खुद से आता है लोगों से, तो दैट इटसेल्फ इज़ एन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट कांट बी इग्नोर्ड। मतलब लोगों का सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी फॉर दिस सिस्टम वो भी तो होना चाहिए ना, दैट शुड ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड। और क्योंकि डेमोक्रेसी ये ऑटोमेटिकली जनरेट करती है अमंग पीपल, तो दैट वेरी एक्ट ऑफ ऑटोमेटिकली जनरेटिंग सपोर्ट फॉर इटसेल्फ, दैट इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी। की वो जैसी सपोर्ट शो हो गया तो वहाँ पे हमें ये प्रूफ मिल रहा है कि अच्छा चाहे कैसे भी चलेगी, बेकार चलेगी डेमोक्रेसी, बट सपोर्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो वो भी एक डेमोक्रेसी की सक्सेस ही है कि लोगों से सीधा डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है आपको, वो कॉन्फिडेंस में है कि जैसा भी हमारा कबाड़ सिस्टम होगा बट चलेगी ज़रूर। और अगर आपको ऐसा आउटकम किसी भी सोसाइटी में दिख रहा है तो इट मीन्स कि द पीपल देयर आर विलिंग टू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो वो आउटकम ही हुआ और वहाँ पे आप फिर उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको डेमोक्रेसी वहाँ पे लानी ही होगी। वो क्वालिफाई करता है डेमोक्रेसी के लिए, मे बी अच्छी ना चले बट क्वालिफाई तो कर रहे हैं। अच्छा, our next heading is economic growth and development. If democracies are expected to produce good governments, then is it not fair to expect that they would also produce development? अगर आप डेमोक्रेसी लाने के साथ साथ गुड गवर्नमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसमें नेचुरली प्रोग्रेशन यही आएगा कि आप डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट करोगे। एक अच्छी सरकार यही तो काम करती है ना, अपने लोगों के लिए काम करती है, अपनी कंट्री के लिए काम करती है, डैमेज थोड़ी ना पहुंचाती है। तो डेवलपमेंट तो एक्सपेक्ट करना नेचुरल सी चीज़ है। इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल द डिक्टेटरशिप्स, अगर हम कंपैरिजन करें डिक्टेटरशिप्स और डेमोक्रेसीज का फ्रॉम 1950 से 2000 तक, ये बुक के हिसाब से जो डेटा है वो दिया हुआ है। सो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज का कंपैरिजन इन 50 सालों में, तो हमें दिखता है कि डिक्टेटरशिप्स हैव अ स्लाइटली हायर रेट ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा बुक के हिसाब से जो लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा उनको एज है ये डिक्टेटरशिप्स को, वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रही हैं। बट सिर्फ यही कारण क्या सफिशिएंट है हमें डेमोक्रेसीज को रिजेक्ट करने के लिए? इसके बेसिस पे हम क्या ये बोल सकते हैं कि अच्छा डिक्टेटरशिप्स आर बेटर, डेमोक्रेसी तो अच्छी चीज़ नहीं क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। अब चिंता तो देता है बट इट अलोन कैन नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। इसके बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी के। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। अब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। कंट्री का साइज, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, बाकी कंट्रीज में इंटरनेशनली कोऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है कंट्री की। ठीक है, सो हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। अब ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस है बट यार वो इतना भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपको साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि जो दूसरी चीज़ें आ रही है विद द होल पैकेज। अब आप डिक्टेटरशिप में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी बेटर हो रही है बट बाकी चीज़ें देखो ना, उसमें ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है, आपको फ्रीडम नहीं है, आपको एज सिटीजन टॉर्चर होगा, कुछ भी होगा है ना, तो मिसट्रीटमेंट मिलेगा। डेमोक्रेसीज में ऑन द अदर हैंड आपको फ्रीडम मिल रही है, आपको अपने बोलने का हक है, राइट्स हैं आपके पास। तो ओवरऑल बेटर पैकेज कौन सा हुआ? डेमोक्रेसी वाला ही हुआ ना। थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है तो क्या हो गया? Overall, we can't say that democracy is a guarantee of economic development, but we can definitely say that democracy does not lag behind dictatorship in this respect. ओके, तो अभी तो हमने डेवलपमेंट की बात करी बट लेट्स टॉक अबाउट इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। सो वन ऑफ द मेन आउटकम्स दैट अ डेमोक्रेसी शुड हैव इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। एक अच्छी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उसको इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम करनी चाहिए। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट वी सी ऑफ्टन इज दैट वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए व्हाइल लुकिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ डेमोक्रेसीज? उसमें ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये सिस्टम डेमोक्रेसी वाला इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे ही हवा में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जा रही है बट आपकी जनता सारी गरीब ही है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेट तो नहीं हो रहा कहीं पर। Political equality is one of the fundamental principles of a democracy. All individuals have equal weight in electing representatives. क्योंकि elections तो यही principle होता है ना कि सब लोग equal हैं लॉ के सामने, और election में सबको right मिलेगा वोट करने का।
बट वॉट वी ऑब्जर्व इज दैट कि एक तरफ तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस होता रहता है कि सबको इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाए, बट पैरेलली उसके साथ में साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती ही जाती है. ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में हमें ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम मिलेगा. दे हैवंट बीन सक्सेसफुल. अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing, और बढ़ता ही जा रहा है. पहले से तो concentrated था ही extra wealth इतना सारा, उसके बावजूद basically rich are getting richer and poor are getting poorer. बहुत बार सुना होगा ये phrase. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs. Basic needs भी नहीं meet होती यार. वो आप wealth आने तो भूल ही जाओ, basic needs ही नहीं meet हो रही. खाना नहीं मिल रहा, रहने को जगह नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, एजुकेशन हेल्थ तो और दूर की बात होगी. सो इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू वेरी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. जो पुअर पॉपुलेशन होती है एक कंट्री की, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, क्योंकि उन्हीं को तो वोट बैंक की तरह यूज़ करा जाता है. बट व्हेन योर गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, एक बार गवर्नमेंट बन जाती है, उसके बाद उस वोट बैंक को, उन लोगों को भूल दिया जाता है ना. गवर्नमेंट उन पर ध्यान ही नहीं देती. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने के बावजूद वो गवर्नमेंट्स इतने सारे वादे उदे करके आते हैं कि हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, बट दे फॉरगॉट लेटर ऑन, दे फॉरगेट कि उन वो ऐसी जनता थी भी कोई. दे डोंट अपीयर टू कीन ऑन एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी. तो ऐसे सिचुएशंस को क्या हम डेमोक्रेसी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? हमारे स्टैंडर्ड्स क्या थोड़े ज़्यादा नहीं होने चाहिए जिसमें इस चीज़ क्राइटेरिया को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? दिस शुड बी एन आउटकम. अदरवाइज अगर ये नहीं अचीव हो रहा तो डेमोक्रेसी उसको बोलना क्या सही रहेगा? ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है यहाँ पर. Okay, so the next outcome that democracy should produce is harmony of social diversity या फिर accommodation of social diversity. So it will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. अब अलग अलग sections of society होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, आपको उन सब के बीच में हार्मनी क्रिएट करके रखनी पड़ेगी ना. हार्मनी का मतलब होता है उनके बीच पीस बना के रखो, मतलब आपस में लड़ाई ना करे. अकोमोडेट कर रहा है, हर किसी को उनका रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उनकी जगह मिल रही है हर किसी को. ऐसा नहीं हो रहा कि कोई दबाया जा रहा है या किसी को इग्नोर करा जा रहा है, डिनाई करा जा रहा है. जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका वाले एग्जांपल्स को कंपेयर करा था. जैसे सो बेल्जियम में उन्होंने अपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करा था. दे रिमूव देयर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस. ठीक है, उन सब से उठकर उन्होंने दे रीच्ड अ कॉमन ग्राउंड और पीस अचीव करा एक तरह का, और अपनी कंट्री को डेवलप करा है ना. बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ. श्रीलंका में बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट चीज़ हुई और वायलेंस हो गया. तो वी डोंट वांट श्रीलंका वाला मॉडल, वी हैव टू फॉलो द बेल्जियम वाला मॉडल. सो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूटेड सिस्टम फॉर सच काइंड ऑफ हार्मनी. अगर आपको सबको बना कर रखना है, ताकि उसी जरिए से तो हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेशन करने का एक चांस मिलेगा. डेमोक्रेसी में ही ये पॉसिबल है. डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन. अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अब अलग अलग सेक्शंस ऑफ लोग हैं ना, तो उन सब में आपस में उनके कंपटीशन होता है, अलग अलग चीज़ों पे लड़ाई करते हैं वो, या एक राइवलरी की भावना तो पैदा होना बड़ी नेचुरल सी चीज़ है. सो डेमोक्रेसी क्या करती है, वो एक उसको ऑर्डर प्रोवाइड कर देता है, एक उनको सिस्टमैटिक वे में अलाउ कर देता है कि हाँ, अगर आपको compete करना भी एक दूसरे से, तो आप रूल्स के साथ करोगे. आप एक दूसरे से ऐसे नहीं कि सीधा मार धाड़ में उतर आओगे. ठीक है, हमें वायलेंस में नहीं उतरना, हमें एक ढंग के मैनर में कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना है. सो डेमोक्रेसीज ये करती हैं, और इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट. तो इसका बेस्ट बेनिफिट है कि आप वायलेंस से बच के रहते हो, आपको वो श्रीलंका वाली सिचुएशन में एंड अप नहीं होना पड़ता. नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. अब ये तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, कभी भी आप पूरी तरह कॉन्फ्लिक्ट को तो भगा नहीं सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. बट आप उसको कंट्रोल तो रख सकते हो, उसको कंटेन तो करके रख सकते हो ना. तो उसको कैसे करोगे? आप ऑर्डर लेके आओगे, जब आप एक सिस्टम प्रोवाइड करोगे, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करोगे, रूल ऑफ लॉ लेके आओगे. वी कैन सर्टनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस. वी कैन रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, है ना. हर किसी के डिफरेंसेस होंगे, उनको आप रिस्पेक्ट करो. मे बी आप अग्री ना करते हो या आपको उससे प्रॉब्लम हो, बट उसको एक रिस्पेक्टेबल मैनर में आप एक अग्री टू डिसएग्री वाली चीज़ तो अचीव कर सकते हो ना. उस टाइप का एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हो. डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. हमने पहले ही बात कर ली है. नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑफ्टन टर्न अ ब्लाइंड आई और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. अब यही अगेंस्ट श्रीलंका वाली बात होगी, या दूसरे भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसमें, जैसे सोवियत यूनियन हो गया, या कई सारे ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि अथॉरिटेरियन होंगी, जो उनके आपस में जो भी डिफरेंसेस होंगे या उनकी वेराइटी ऑफ सोसाइटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, उस सबको सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करती हैं, या फिर लोगों का बस उनको इग्नोर कर दिया, उनको बड़ी नहीं होती, उनके लोग अपने मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, डजेंट मैटर. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी में सबकी सुनी जाती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाता है.
So to achieve this outcome of social harmony, we have to fulfill, a democracy should fulfill two conditions. तो फर्स्ट वाली कंडीशन है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो ओपिनियन है या रिप्रेजेंटेशन है वो ढंग से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी टेक ओवर कर दे और माइनॉरिटी व्यूज़ या ओपिनियंस उनको आप समझ ही नहीं रहे हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी, ठीक है, साथ में कोऑपरेशन करके उसको साथ लेके चले, ठीक है। अदरवाइज मेजॉरिटी रूल तो फिर वो ऐसे हो जाता है ना कि भीड़ भाड़ हो गई, उसके वो टेक ओवर हाईजैक कर लेता है पूरे सिस्टम को, और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एट्सेट्रा। तो इसका क्या मतलब हुआ? रूल बाय मेजॉरिटी और रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, रूल बाय मेजॉरिटी, उसका मतलब है कि आप किसी भी डिसीजन में, कोई भी कलेक्टिव डिसीजन हो रहा है एज अ कंट्री, एज अ नेशन, आपका पार्लियामेंट क्या डिसाइड कर रहा है बड़े लेवल पे, तो उस डिसीजन में आप मैक्सिमम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को साथ लेके चल रहे हो कि हाँ, हमने आपकी भी सुनी, हमने आपकी भी सुनी, उसकी भी सुनी, हर किसी की सुनी, एंड दे ऑल रीच अ कॉमन ग्राउंड, एक इक्विलिब्रियम या अग्रीमेंट रीच करा और उस डिसीजन को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाला ये जो रूल बाय मेजॉरिटी, ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें ओपन एंडेड हमें एक्सेस दिख रही है कि कोई भी आ सकता है इसके अंदर, कोई भी जा सकता है, इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें आप हर किसी का अग्रीमेंट लेना चाह रहे हो ना, आप हर किसी के ओपिनियन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो और फिर जाके एक कॉमन ग्राउंड रीच करना चाह रहे हो, इसलिए दिस इज डिजायरेबल। बट जो सेकंड कॉन्सेप्ट है रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, वो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, वो होता है रिस्ट्रिक्टिव नेचर का। उसमें कुछ ना कुछ ऊट पटांग बात होगी कि आपको बर्थ के बेसिस पे कोई एडवांटेज मिल रहा है कि आपकी ये कास्ट है, उसके बेसिस पे उसी का रूल होना चाहिए, या फिर आपका ये रिलीजन होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हमारा मेजॉरिटी फॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर ये हमारा एथनिक ग्रुप है, हमारे नंबर ज़्यादा हैं तो हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए और किसी की सुननी नहीं हमें, ठीक है। कि वो जो कोई फालतू सी आइडेंटिटी होगी जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, उसके बेसिस पे आप उसको एक सोल रीज़न बना रहे हो हर चीज़ की अग्रीमेंट लाने का कि अच्छा जी आपकी आइडेंटिटी ये है, बाकी मैटर नहीं करता आप कितने बेवकूफ़ हो या कितने समझदार हो, क्योंकि आप अगर ये आइडेंटिटी को बिलोंग करते हो तो बस आपकी बात मानी जाएगी और आपकी ही आइडेंटिटी की बात मानी जाएगी, बाकी सब दुनिया गई भाड़ में। तो वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल, कम्युनलिज्म प्रमोट होता है ना उससे। सो वी डोंट वांट दैट। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time। अब ये फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को रेफर कर रहा है कि वो जो फर्स्ट वाली है ना, रूल बाय मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी रहती है जब तक उस फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में सबको आने जाने की फ्री छूट मिलती है, ठीक है। उसमें आपको, अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेशन करनी है, उसमें आपका भी सुनी जाएगी बात, किसी और को अपना करना उसकी भी सुनी जाएगी, तो आप उसमें आ जा सकते हो। बट ये जो कम्युनल टाइप की मेजॉरिटी होगी ना आइडेंटिटी बेसिस पे, उसमें ऐसी एंट्री नहीं मिलती है। उसमें आपको आपके किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको बंद करा जा सकता है कि अच्छा तुम्हें तो हम सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ वी रीच द लास्ट हेडिंग या आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कॉल्ड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। तो अब डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने पहली बात कर लिया है। बिकॉज क्या प्रमोट करती है डेमोक्रेसी? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, वो प्रमोट करती है डेमोक्रेसी। हर इंडिविजुअल को, हर किसी को, आपको, हमको, मुझको, हर किसी को अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी अच्छी लगती है ना, कि हमें ढंग से ट्रीट करा जाए। किसी को भी नहीं पसंद उनको अगर मिस ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं इंडिविजुअल्स में अगर उनको ऐसा फील होता है कि उनको सोसाइटी में या उनके पीयर्स, दोज अराउंड देम, वो पूरी तरह उनको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे। पैशन एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब दुनिया भर में कई सारी डेमोक्रेसीज ने इन प्रिंसिपल्स को इन थ्योरी तो एक्सेप्ट करा ही हुआ है, ठीक है। कि अब कई सारी डेमोक्रेसीज है जिनमें आपको प्रैक्टिकली भी बड़ा इसका अच्छा एप्लीकेशन मिल जाएगा कि वो एक्चुअली में अपनी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट को, ये प्रिंसिपल को करके दिखाते हैं। बट कई सारी डेमोक्रेसीज है जहाँ पे ऑन पेपर ही दिखेगा, वो एक्चुअल में ज़्यादा अपने इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे, ठीक है। बट ये डिफरेंसेस वो उनके अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डिफर करता है। बट कुछ सोसाइटीज़ होती है ना जो डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन और सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पे चलती आई हैं बहुत टाइम से, ठीक है। दे हैव बीन एग्जिस्टिंग थ्रू दिस मैकेनिज्म कि अपनी कई सारी जो पब्लिक है उनको दबा के वो चलती आई हैं। उन सिविलाइजेशंस को, उन सोसाइटीज़ को ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने आप को अडेप्ट करने में बड़ी मुश्किल आती है उनको, ठीक है। तो अगर इसको एग्जांपल्स से समझें तो लेट्स टॉक अबाउट वुमेन। तो वुमेन हिस्टोरिकली ऐसी सोसाइटीज़ में उनको सप्रेस ही करा जाता है ना, उनको, उनकी सबॉर्डिनेट पोजीशंस होती हैं। तो आज के टाइम में जब इन सोसाइटीज़ में आपने डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टैब्लिश कर भी दिया, डिस्पाइट दैट यू विल फाइंड दैट वुमेन को फुल फ्रीडम अचीव करना हो या एक इक्वल रिस्पेक्ट अचीव करना, उनको एक डिग्निटी प्रोवाइड होना मुश्किल हो जाता है। एक तरह का वो ईगो हर्ट हो जाता है ना कि अरे अच्छा, आज तक तो हमने इनको कोई फ्रीडम दी नहीं, ये पहले तो कुछ नहीं कर पाती थी,
तो अब कैसे इनको हम इतनी आवाज़ दे रहे हैं, अब इनको बोलने कैसे, इनका हक कहाँ से आ गया बोलने का। तो ये ऐसे टाइप के हमें फिनोमेना, वी ऑब्जर्व दीज काइंड ऑफ फिनोमेना इन सच सोसाइटीज. लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय women have created some sensitivity to today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. अब ये necessary ingredients क्यों कहा जा रहा है democratic society का, women female respect को या women empowerment को? क्योंकि डेमोक्रेसीज दे रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल को उसका बेस्ट पोटेंशियल पे रीच कराने में डेमोक्रेसीज एम करती है कि ये हमारा फाउंडेशनल प्रिंसिपल होगा, और उसी का पार्ट फीमेल एम्पावरमेंट भी होगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा. सो जो वुमेन का स्ट्रगल है ना अगेंस्ट देयर ऑल देयर डिसएडवांटेजेस, उस स्ट्रगल को एक रिकग्निशन मिल जाती है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि येस यू आर बीइंग हर्ड, यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड, यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड. नाउ ऑल्टरनेटिवली अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें, सो वहाँ पे दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव एनी लीगल बेसिस, बिकॉज वहाँ पे लीगल बेसिस क्यों होगा किसी भी चीज़ का इस पर ऐसी बातों का, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम को ही नहीं जब रिस्पेक्ट करा जा रहा नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, तो वुमेन वाली फ्रीडम तो और दूर की बात होगी, फीमेल फ्रीडम तो वैसे ही नहीं आ पाएगी. अगर मतलब मेल्स की फ्रीडम को भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा, उनको दे थिंक कि इट्स इजी टू कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन डिग्निटी या ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है. सो फीमेल फ्रीडम कहाँ से आएगी, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं आएगा, और वैसे टाइप का कोई एक लॉ क्रिएट नहीं होगा, ना कोई वैसे टाइप का डिस्कशन होगा वहाँ पे ऐसी सोसाइटीज़ में, ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में. सेम गोज फॉर कास्ट इनइक्वालिटीज. डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह होता है सब कॉन्टिनेंट में हमारे, बट एक चीज़ जो एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि एटलीस्ट उसको कोई मॉरल या लीगल बैकिंग तो नहीं है. ठीक है, एक कंट्री का सोल होता है ना सपोज, तो वहाँ पे उसको लीगली तो उसको नहीं अच्छा माना जाना, लीगली इट्स कंसिडर अ क्राइम, और मॉरली भी उसको बड़ा बुरा माना जाता है कि आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बहुत ही गलत चीज़ हो गई है. तो वहाँ पे उसकी एक्नॉलेजमेंट तो हो रही है ना, डेमोक्रेसी वो तो प्रोवाइड कर रहा है. अब डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको आप एक दिन में तो ख़त्म कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको ये एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है ना, तो ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स में उसको रिकग्नाइज करा जा रहा है, तो ये अच्छी बात है. बट कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप्स, वहाँ पे तो इंडिविजुअल फ्रीडम को ही नहीं रिकग्नाइज करा जा रहा, तो ये ऐसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कहाँ से वो एक क्राइम समझेंगे. तो उसका फिर ऑल्टरनेटिव सिचुएशन क्या होगी कि जब उसका कोई रेपरकशन ही नहीं है, उसके कोई आपको कोई सज़ा ही नहीं मिलेगी ऐसी चीज़ के लिए, तो फिर तो कर ही जाओ, आपको हर किसी का डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, है ना. तो वहाँ पे ये डिफरेंस है. तो डेमोक्रेसी में इवन तो अगर रोक नहीं पा रहे, आप पूरा पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट आपने अवेयरनेस तो क्रिएट कर रखी है ना, आपने मॉरली और लीगली रिकग्नाइज तो करा हुआ है कि हाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, इसको रोकने की, इसको ख़त्म करने की. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ठीक है ख़त्म तो नहीं कर पाई, बट एटलीस्ट ये जो रिकग्निशन मिल रहा है ना, मे बी इसीलिए पब्लिक में इतनी पॉपुलैरिटी है डेमोक्रेसी के गवर्नेंस मॉडल के लिए. नाउ expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. ठीक है, ये बड़ी अच्छी लाइन है कि डेमोक्रेसी के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रेट्स अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट कि उसका जो एग्जामिनेशन है ना, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस कि ये डेमोक्रेसी अभी है या नहीं है, या कब तक अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती रहेगी कोई कंट्री. तो ये कंसिस्टेंटली एग्जामिनेशन चलता रहता है डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी का. एक टेस्ट पास करती है अगर कोई डेमोक्रेसी, तो दूसरे और टेस्ट अराइज हो जाते हैं, उनको पास करो. ठीक है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो पीपल आस्क फॉर मोर बेनिफिट्स. दैट्स वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मेनी कंप्लेंट्स. एक्सपेक्टेशंस और होती हैं लोगों की कि अच्छा और क्या डेमोक्रेसी हमारी ये और क्या क्या कर सकती है, या फिर कंप्लेंट्स, द वेरी एक्ट ऑफ कंप्लेनिंग कि आपकी जो जनता है, आपकी पब्लिक है, वो इतनी अवेयर है, वो आपको क्रिटिसाइज कर रही है या आपको आपके बारे में कंप्लेंट कर रही है आपके स्टेट सिस्टम के बारे में, तो दैट इटसेल्फ इज टेस्टिमनी टू डेमोक्रेसी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है. एटलीस्ट आपकी जनता वो तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल उनका ब्रेन डेड तो नहीं हुई पड़ी ना, कि वो कुछ उनके पास बोलने को ही नहीं है, ना उनके पास कुछ कंप्लेंट करने को है, ना उनके पास कोई उम्मीद है. अगर वैसी सिचुएशन हुई, दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी अच्छी वही होती है जहाँ पे लोगों को कंप्लेंट करने का, क्रिटिसाइज करने का फुल फ्रीडम उनको मिलती है, और वो अपने अपने व्यूज दे सकते हैं. इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली एट द पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड माइटी. ये जो ऊपर के पोजीशंस के लोग होंगे ना, पावरफुल पीपल, उनको जब आम जनता, कॉमन इंसान वो कॉल आउट कर पा रहा है, सो दैट इज अ टेस्टिमनी टू डेमोक्रेसी कि वो इक्वल है उस चीज़ में. ठीक है, कि डिस्पाइट ऑल इट्स कॉमन, ऑल देयर कॉमन बैकग्राउंड, ये कॉमन लोग, ऑर्डिनरी लोग, ये ऐसे पावरफुल लोगों को एक चेक के अंडर रख पा रहे हैं. अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज दैट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट. इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन.
अब ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि यहाँ पे सिटीजन और सब्जेक्ट, ये जो टर्म्स यूज़ करी जा रही है ना एक पॉपुलेशन के लिए, उनमें डिफरेंस क्या है। सो ये आपने कई बार सुना होगा कि अ रूलर इज़ रूलिंग देयर हिज सब्जेक्ट्स या हर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अ क्वीन इज़ रूलिंग हर सब्जेक्ट्स, अ किंग इज़ रूलिंग हिज सब्जेक्ट्स। तो उसका क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट्स क्यों बोला जा रहा है वहाँ पे लोगों को, ठीक है, सिटीजन्स क्यों नहीं बोला जा रहा। सब्जेक्ट्स बोलना मतलब कि आप एक सबॉर्डिनेट पोजीशन में हो, ठीक है, कि आप उसके बेसिकली मोहताज हो, जो भी आप पे रूल कर रहा है, ठीक है, उनके मोहताज हो आप। बट जब सिटीजन बन जाते हो ना, तो दैट मीन्स कि आप एक इक्वल पोजीशन में हो, जो भी पावर होल्डर्स हैं गवर्नमेंट में हैं, या जो भी आपको एक तरह का सो कॉल्ड रूल कर रहे हैं ना, उनको आप ऊपर की पोजीशन, उनको ऐसे कोई वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उल्टा आप उनको चेक के अंडर रखो, वो आपको सर्व करेंगे। आप सिटीजन हो, आप अपनी कंट्री के वो पॉपुलेशन, ठीक है, दे विल बी कंसर्न अबाउट योर वेल बींग, ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है। तो दैट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन, ये एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये डेमोक्रेसी का बड़ा ही अच्छा ट्रेट है कि उनको लगता है कि हम जो वोट कर रहे हैं इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अपने इंटरेस्ट अचीव हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी फंक्शन हो पा रही है, एंड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर फाइनली खत्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।